देखिए, इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2021 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये पेपर आपका 5 जुलाई की पहली शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम चारों सेक्शन को कवर करेंगे एक एक करके। चारों सेक्शन में आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका इंग्लिश का पोर्शन हो गया और चौथा आपका हो जाता है जीके का पोर्शन। तो चारों सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला सेक्शन देखिए मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, अरुण ने एक कंप्यूटर खरीदा है जिसमें 110 रुपये उसकी रिपेयर पर खर्च किए हैं। आगे बोला है ये इसने बेच दिया आगे भोला को 20% के प्रॉफिट पर, और भोला ने आगे बेच दिया इसको 10% के लॉस पर चंदन को, और चंदन ने इसको फाइनली 1188 रुपये में बेचा है 10% के प्रॉफिट पर। तो अरुण ने कितने में ख़रीदा था ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो कि आप एक्स मान लो, स्टार्टिंग का मामला इतना था कि जिसने अरुण के पास इतने में था ये। इसके बाद में इसने 110 रुपये इस पे लगाए आपको कि बिल्कुल। अब आगे क्या किया है इसने कि इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो आप कहोगे कि 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 120/100 मतलब 12/10 इतने में बेच दिया। अब आगे फर्दर क्या हुआ, 10% के लॉस पर बेचा है इसको। 10% का लॉस मतलब 90/100 मतलब 9/10 हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको फाइनली फिर इसने बेचा है फर्दर 10% के प्रॉफिट पर। 10% का प्रॉफिट मतलब 110/100, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11/10। तो ये जो वैल्यू है आपके पास ये 1188 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 11 से इसको काटा, एक बार जाएगा 0 और ये 8 बार, और 12 9 108, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो पूरी जो वैल्यू आ रही है आपके पास x की आ रही है वैल्यू, x प्लस 110 ये वैल्यू आ रही है आपके पास। आप कहोगे ये 1000 के इक्वल है। तो आप सीधा बता दोगे कि x स्टार्टिंग में जो अरुण ने इसको ख़रीदा था वो कितने में आ जाएगा। आप कहोगे कि 890 रुपये का आ जाएगा। 1000 में से हमने 110 माइनस किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपसे बोला है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% का और 30% का। ये बोला है कि मार्क प्राइस में और सेलिंग प्राइस का आपका रेशियो चेक करना है आपको। तो देखिए दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट का एक नेट रिजल्टेंट हमने एक डिस्काउंट निकाला। तो आप यहाँ पे AB रूल लगाया, तो 20% का और 30% और माइनस 20 × 30/100, तो ये आपके पास नेट डिस्काउंट आ जाएगा। आप कहोगे कितना आ रहा है ये 50 में से कितना जाएगा 6%। तो आप कहोगे कि 44% यानी 44% का डिस्काउंट मिला है उसको। तो मतलब 100 रुपये की जो वस्तु थी मार्क प्राइस, उस पर 44 का डिस्काउंट मिला है। तो आप कह दोगे कि 56 में बेचा है। ये आपके पास MP हो गया और ये आपके पास SP हो गया, ठीक है। तो अब ये रेशियो चेक करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में देखोगे तो ये 25 रेशियो आपके पास 14 लिखा हुआ है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एवरेज ऑफ 21 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का 53 दे रखा है, और आगे बोला है कि स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 21 नंबर्स कौन सा होगा। देखिए एक चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी। जैसे मान लो 3 क्वेश्चन लेता हूँ, एक छोटा सा 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है। आप सीधा आपको एवरेज पूछा जाए तो आप बीच वाली वैल्यू बोल दोगे। अब जैसे इस संख्या को थोड़ा और बढ़ाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो अभी आपके पास बीच में संख्या कितनी कौन सी बच रही है, आपके कि 4 आ रही है बीच में सबसे मिड में। तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, मिड वाली वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरीके से आपका जो एवरेज दे रखा है ना, ये मिड वाली वैल्यू है सबसे, ये 53। आप कहोगे कि यहाँ तो ये इवन नंबर में है, सॉरी ऑड नंबर है, इसलिए आपने ये लिख दिया। अगर इवन नंबर हो जैसे कि 1 2 3 4 4 नंबर हो तो एवरेज आपको क्या दे रखा है, एवरेज कैसे निकलेगा। इन जो बीच में अभी 2 संख्याएं आ रही हैं तो इन दोनों का एवरेज ले लो, 2 3 5/2 मतलब 2.5। तो इन सभी संख्याओं का चारों का क्या आ जाएगा, एवरेज 2.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से सोचना है इसको। तो ये 53 है, तो ये क्या हो जाएगा, मिड वाली वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल मिड वाली वैल्यू हो जाएगी। तो टोटल नंबर्स आपके पास 21 है, मतलब इसके इधर कितने नंबर है, 10 नंबर, और इसके इधर भी कितने नंबर है, आप कहोगे कि 10 नंबर। 10 नंबर इधर, 10 नंबर इधर, और बीच में ये आपका 11वां नंबर है। ये बात समझ में आई। तो ये 53 है, तो इससे 10 नंबर पीछे जाऊंगा क्योंकि नेचुरल नंबर एक एक का डिफरेंस रहता है। तो आप सीधा कह दोगे कि 43 रहेगा इससे पहले। अगर इससे अगला पूछे आपसे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 63। दोनों बात समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक बोट यानी नाव है, 16 मिनट और 24 मिनट 2 टाइम आपको दे रखे हैं डाउन स्ट्रीम के अप स्ट्रीम के, ठीक है। आगे बोला है कि स्पीड है जो बोट का 15 किलोमीटर/आवर है। तो स्पीड स्ट्रीम का आपको निकालना है। देखो आपको सिंपल सा ये समझना है कि 2 स्पीड होती हैं,
एक v प्लस यू होता है, एक v माइनस यू होता है। ये कौन कौन सी है? एक धारा की दिशा में, एक धारा के अपोजिट। तो ये दो जब स्पीड होती हैं, अब ये रेशियो है आपके पास। सीधा आपको ये नहीं देखना कि कौन सा धारा की दिशा में कौन सा, आप कहोगे कि देखो दोनों वैल्यू जोड़ रही हैं, तो आप सीधा ऊपर 24 लिख दो और नीचे क्या लिख दो, 16 लिख दो। डायरेक्ट ऐसे देखना है आपको, बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, छोटी वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में देखा तो इसको 8 3 24, 8 दूनी 16। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है वी बाई यू इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया 5, दोनों का डिफरेंस लिया 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। ये रेशो आया है आपका 5:1 में रहेंगी। देखो ये जो 15 दे रखी है आपके पास, इस 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, धारा की दिशा दे रखी है, धारा की नहीं नाव की, तो ये 15 दे रखी है 5 यूनिट की। तो 1 यूनिट आपको निकालना है, तो आप सीधा कह दोगे कि 3 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो 3 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा आपका। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5, रेशियो ऑफ नंबर हैन यानी मुर्गी और गोट यानी बकरी का दे रखा है आपको 5:4 में, ए में दे रखा है। एक फार्म है ए, दूसरा है एक फार्म आपका जिसमें बी है फार्म, उसमें रेशियो है आपके पास 5:7 का। आगे आपसे बोला है कि व्हाट कुड बी द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ हैन और टोटल नंबर ऑफ गॉड्स ए और बी में, जब दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल एवरेज आपके पास रेशियो क्या रहेगा। तो सबसे पहले मिलाना है, तो देखो संख्या बराबर करते हैं। इनका टोटल देखा, यहाँ पर 9 आ रहा है, इनका टोटल देखा तो आप कह दोगे कि 12। बराबर करते हैं संख्या, तो आप कह दोगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, तो इसको 4 से किया, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को आप कह दोगे कि ये वाली वैल्यू बन गई आपके पास 20 और ये 4 चौके 16, ये ए वाली वैल्यू बन गई। बी के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 और इसको 3 से किया, आप कह दोगे कि 21। अब दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, डायरेक्ट ही, कि यही बोला है आपसे। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 और ये आपके पास आ जाएगा 7 3 37। तो 35:37 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर जो पूछा है उसके हिसाब से यही रहेगा आपका। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, इसमें बोला है कि ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, और बोला है कि वाट % मोर देन ए। जो बी की वैल्यू है ये 1450 है, 1300 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 150 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, आप कहोगे कि 1300 से ज़्यादा है। तो परसेंटेज में बदलना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 2 0 से ये 2 0। अब 13 का सीधा इसमें भाग दे के देखना है, 13 एकम 13, आप कहोगे 2 बनेगा, तो 13 एकम 13, देखो सीधा आंसर भी दिखने लग गया आपको, 11 पॉइंट करके कुछ आएगा, और आपके पास 8 बन रहा है, और 13 पंजो 65। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। पूरा भी डिवाइड नहीं करना, ऑप्शन जैसे आपको देखे तुरंत आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपसे बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येलो और ब्लू, दोनों का देखना है। तो सबसे पहले येलो आपका ये रहा 150 और ब्लू आपका ये रहा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 150 माइनस 50 आपका कितना आ जाएगा 100। यही आपसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो 8th, बोला है कि एक गॉट आपका बांधा गया है 10.5 मीटर की लंबी रस्सी से कॉर्नर पे एक प्लॉट के, विच इज़ द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड जिसका दे रखा है 16 मीटर, और आगे बोला है आपसे कि कितना एरिया है जो ये ग्रेज कर सकता है, मतलब चर सकता है। तो सबसे पहले समझो कि जो खेत है आपका वो किस तरीके से है। खेत आपका एक ट्राइंगल की शेप का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके किसी एंड पर आपने यहाँ पे एक गॉट को बांध दिया, ठीक है, बकरी को। तो अब इसकी रस्सी की जो लंबाई है वो आपके पास यहाँ पे दे रखी है, कुछ इतनी लंबी रस्सी है। पूरी जो लंबाई है इसकी, ये वाली तो 16 है, और इसकी जो रस्सी की लंबाई है ये आपके पास आप कह दोगे कि 10.5 है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई, ये 10.5 है। तो अब ये देखो इतना एरिया है जो आपका कवर कर सकता है, इतने एरिया को ही आपके पास यहाँ पे चर सकता है, ये आपको निकालना है। तो आप कहोगे कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री होता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये आपको एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आपको एक πr² थीटा, ये वाला फॉर्मूला पता है। ये जो फॉर्मूला है πr², ये कंप्लीट सर्किल का है। अभी थीटा आपके पास 60 डिग्री का है, तो हम एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, θ/360। ये बात समझ में आई। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 डिग्री, तो आपको वैल्यू किस हिसाब से निकलेगी, 22/7 पाई r²। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये 10.5 है, तो इसको 21/2 लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, 21/2 इंटू 21/2 πr², θ/360, 60/360, आप कहोगे यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। 21 से इसको काटा, 7 6 42, 2 बार, इस 2 से ये कट जाएगा आपके पास 11 बार, तो 21 × 11/4
आंसर क्या आ जाएगा 21 इंटू 11 और बटे 4। तो ये सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई किया है इसको 1 3 2 बटे 4, 4 पंजा 20 आपके पास 3 बनेगा, 4 सत्ते 28 आपके पास 3 बनेगा 0.75। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। बात समझ में आई किस तरीके से इसको करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 में इसका भाग दिया 2 बनेगा, 2 माइनस किया तो 23, 23 प्लस इसको देखो, इसको सॉल्व किया तो आधा आधा ये हो जाएगा पूरा, तो ये 12 बन गया। 12 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 21, ठीक है। दोनों को जोड़ा तो आपके पास 4 और 2 3 4, 44 आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। ये देखो अगला सवाल 10। बोला आपसे कि पॉपुलेशन है एक सिटी का 2020 में इतना था आपका 2 लाख, और आगे बोला है आपसे कि 8% की पर एनम में आपके पास हर साल वृद्धि होती है इसमें। तो 2022 में पूछा है, 2020 से 2022 मतलब 2 साल का आपको निकालना है। देखो ए बी रूल लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कि पहले की जनसंख्या मान लो कुछ भी है, ये आप यहाँ पे लिख दो, इसको लिखना है तो, बाकी नहीं डिजिट पे काम कर सकते हो, ठीक है। 2 लाख और मल्टीप्लाई, पहले साल वृद्धि हो जाएगी आपके पास 108/100 और दूसरे साल भी वृद्धि हो जाएगी, वो आपके पास 108/100 हो जाएगी। अब यहाँ पे काम ये करना है आपको कि आपको डिजिट पे काम करना है ना, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 100 के आसपास की संख्या का मल्टीप्लाई हम बहुत पहले सीख चुके, कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें। 2 और ये आपके पास लाख है, तो देखो 4 जीरो है ना आपके पास, 4 जीरो तो कट जाएंगे आपके पास, केवल 1 जीरो बचेगा, तो ये 20, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 116 और 8 8 64, ये आ जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई कैसे किया, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया, 8 ऊपर है तो 8 इसमें जोड़ा तो 116 और 8 8 64, ये इतना आ गया। आपने जो कैलकुलेशन वाली क्लास देखी होगी तो उसमें आप रिलेट कर पा रहे होगी चीज़ों को। 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जस्ट डबल करना है, तो 1 जीरो तो आपका पास यहाँ पे आ जाएगा और ये 28 हो जाएगा, और 116 का 232 और एक 233, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो गया यहाँ पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11। एक ट्रेन है जो स्पीड इतने से चल रही है, 27 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 140/9 इंटू 27, ये 9 से जाएगा 3 बार और 14 थी 42, आपका 420 करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला है आपसे हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, डबल कर दिया, दोनों को डबल किया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए, πr²h/3। देखो पाई और बटे 3 ये तो क्या है कांस्टेंट टर्म है, r²h को आपको देखना है। r²h को देखोगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल जो चीज़ें बदल रही हैं उस हिसाब से बदलेंगी। मतलब पहले जो रेडियस था 1 यूनिट, अभी क्या हो गया है जस्ट डबल हो गया है, तो डबल है तो r का तो स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर किया 4 हो जाएगा। हाइट के बारे में क्या है, ये तो रेडियस के बारे में बात हो गई। हाइट के बारे में क्या है कि हाइट भी डबल हो गई है, तो 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 1 यूनिट पहले का और ये बाद का हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो पहला 1 था और बाद में हो गया 8 गुना। तो यही आपसे पूछा कि कितना हो जाएगा वॉल्यूम पहले का, तो आप कह दोगे सीधा 8 टाइम्स हो जाएगा। ये वाला देखो 13। एक आदमी है जिसने एक चेयर खरीदी है 580 रुपये में, 25% का उसको गेन हुआ है, तो कितने में उसने बेचा होगा। तो सबसे पहले गेन निकाल लेते हैं, फिर उसमें ऐड कर देंगे सीपी में, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 125/100, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब 4 रुपये पे 1 रुपये का गेन, तो टोटल कितने में बेचा होगा आपको होगी 5 रुपये में, तो ये 5/4 यहाँ पे लिख दिया। 2 से काट सकते हो, 2 से काटा तो ये कितना हो जाएगा 290, ये बात समझ में आई। और इसको थोड़ा या तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर 2 से डिवाइड कर लो, 2 से और डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो आपके पास आ जाएगा ये 145, और 145 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 2 और 14 5 70 और 2 72, 725, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। इसके बाद में ये वाला देखो 14, बोला है आपसे कि आपको इस जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 5/9 और इसके बाद में 11/14 और आपका 42%, मतलब 42/100, और आगे फर्दर दिया हुआ कि 540 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लेता हूँ, तो ये x²
-45 ये आपको सॉल्व करना है, ये बात समझ में आई। तो सॉल्व करते हैं इसको। 14 से देखो ये 3 बार जाएगा, 14 3 42, ये 0 से ये 0 चला जाएगा। अब 9 से इसको काटा, 9 6 54, ठीक है यहाँ तक 9 6 54। और ये 5 से देखो आपके पास 2 बार, और ये 2 से आपका 3 बार, ठीक है। 3 3 9, और 9 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 99 और ये 45 इधर से आएगा, तो आप दोनों मिला के ये क्या बन जाएंगे 144। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है आपके पास 144 आ रही है। तो आप सीधा बता दोगे कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ये बात क्लियर। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 15, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है 2 साल का 10% की रेट से। तो सबसे पहले देखिए 10% का कंपाउंड करेंगे तो 10% प्लस 10% प्लस 1%, तो आप कहोगे टोटल मिला के 21% का आपको ब्याज मिलेगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 20% का ब्याज मिलता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। तो 24,000 का 21% निकालना है। तो देखो आप डायरेक्ट डिजिट पे काम करोगे तो 24 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी एक बात है। या फिर कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तो 24,000 पूरा लिख लो और इसको फिर 21 से मल्टीप्लाई कर लो, और 21/100, ये 2 0 से 2 0, 1 0 तो आएगा आपके पास। 21 चौके 84, और 21 दूना 42, और 8 50, 5 0 4 0, ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट यहाँ पर। ये वाला देखो एक क्यूब है जिसका साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर का है, क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशन भी ये दे रखी है। आपसे बोला है कि डिफरेंस निकालना है दोनों के वॉल्यूम का। तो एक क्यूब इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब का, क्यूबॉइड का LBH हो जाएगा। एक क्यूब किया तो 4 चौके 16 चौके 64, इधर किया है सबको मल्टीप्लाई, 4 3 12 और 12 दूना 24। ये बात समझ में आ गई। दोनों का डिफरेंस आपको चेक करना है तो आप कह दोगे सीधा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब इसका डिफरेंस आ जाएगा। ये वाला देख लो, LCM आपको निकालना है। LCM के लिए क्या करना है, अगर फ्रैक्शन दिया हो तो ऊपर वाली वैल्यूज का क्या निकाल लेंगे LCM, ऊपर वाली वैल्यूज का LCM निकाला तो आप सीधा बोल दोगे कि 12 आ जाएगा। और नीचे वाली वैल्यूज का क्या आ जाएगा HCF, तो नीचे सबका HCF क्या आ जाएगा 1, तो 12/1, ये क्या आ जाएगा 12 आंसर। अगर यहाँ पे HCF पूछता तो ऊपर वाली वैल्यूज का क्या आ जाता सबका HCF, और नीचे वाली वैल्यूज का क्या आ जाता LCM, जस्ट उल्टा चलता है। ये वाला देख लो क्वेश्चन नंबर 18, एवरेज है 5 नंबर का 309 दे रखा है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर का इतना है और लास्ट 2 नंबर का इतना है, तो सेंटर वाले नंबर का कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखो 5 नंबर का इतना है तो टोटल नंबर्स का टोटल कितना आ जाएगा, 5 नंबर का टोटल, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 9 45 और 5 3 15, आपको होगी इतना। 2 नंबर का एवरेज इतना है तो 2 नंबर का एक्चुअल वैल्यूज कितनी आएगी, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो आप कह दोगे कि 862। इसका भी जस्ट डबल किया क्योंकि ये भी 2 नंबर का है, तो इसका डबल करेंगे 231 का कितना आ जाएगा आपके पास 462, और एक 463 क्योंकि आधा भी बनेगा, तो ये इसको टोटल किया आप कह दोगे कि 5 6 6 12 और 8 4 12 और एक 13, 1325 माइनस कर देते हैं क्योंकि आपको सेंटर वाला नंबर निकालना है। 0 2 और ये आपके पास 2, 220 आपका वो नंबर आ जाएगा। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो पी के लिए बोला है कि आधे काम को 10 दिन में कर सकता है, तो पी पूरे काम को कितने में करेगा, आप कहोगे कि 20 दिन में करेगा। आधे को 10 में कर रहा है तो डबल काम करना है तो उसको 20 में करेगा, जस्ट डबल। 1/5 को ये 4 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो पूरे काम को जैसे कि 1/5 है, इसको 4 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप कहोगे इसको भी ये 20 दिन में करेगा। 20 LCM आ गया दोनों का, दोनों की एफिशिएंसी 1 आ गई। आगे बोला है कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 2 की एफिशिएंसी से 20 काम को कितने दिन में कर देंगे, आप कहोगे 10 दिन में कर देंगे, तो 10 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला देखो कॉस्ट है 10 बुक का 250 रुपये दे रखा है, 15 बुक का कॉस्ट निकालना है, तो 250 जो है आपके पास 10 बुक का है, आपका एक बुक का निकाल लिया आपने, कहा कितना आएगा 25 रुपये, तो 15 का आपको निकालना है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 0 से ये 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 15 75 7 15 दूना 30 और 7 37, 375 आंसर आ जाएगा। ये वाला देख लो 21, 2 पाइप हैं डी और ई, 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। ये डी है आपके पास, ये ई है, ये 26 है, ये 78 है। आगे बोला है कि दोनों पाइप खोले जाते हैं तो कितने टाइम में भर देंगे। देखो 78 टोटल आ गया है इसका एफिशिएंसी, ये 3 की एफिशिएंसी से भरेगा, 1 की एफिशिएंसी से, टोटल कितना आ जाएगा 4, 78 4 से भरेंगे तो 2 से कट रहा है, ये 2 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे
ये 39 बार जाएगा, तो 39 का भी हाफ करना है तो कितना आ जाएगा 19.5। ये बात समझ में आई। इसके बाद में देखो 22, इसमें बोला है आपसे कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो बेचे गए हैं स्टोर एस से ऑन ट्यूसडे, मंडे एंड संडे। आपका ये एस रहा। इसमें देखना है आपको ट्यूसडे, मंडे एंड संडे, यहाँ तक का डाटा देखना है ये वाला। तो इन सबको ऐड किया तो 8 4 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 2 और 2 7 7 14 और 6 20 और 2 22, ये 220 हो गया। इसके बाद में आपको डाटा नेक्स्ट देखना है, वो पी का देखना है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, पी का डाटा ये वाला देखना है। ऐड किया सबको तो आप कहोगे सीधी वैल्यू आ रही है आपके पास 9, 9 और 7 16, 16 और 4 ये आ रहा है आपके पास 20। देखिए इनको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में देखना है, तो क्या करोगे 11 से ये कट रहा है कितनी बार 20 बार। इसको देखो 11 से कट रहा है क्या, 11 एकम 11 और 9 बनेगा 11 9 99, तो 20:19 आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको। एक शॉपकीपर है, 3 प्रोडक्ट ABC को ख़रीदा उसने और बेच दिया 20%, 30%, 40% के प्रॉफिट पर। और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो निकालना है, और जबकि आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है। देखो जब रेशियो ही दे रखा है तो हम इसको सिंप्लीफाई वे में इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये 400 है, ये 300 है और ये 200 है, ऐसा लिख सकते हो। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, रेशियो को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर देखिए 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20% इसका मैंने निकाला, तो आप कहोगे 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस पे 30% का प्रॉफिट हुआ है तो आप कहोगे 90 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस पे आपको 40% का प्रॉफिट हुआ है तो आप कहोगे 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब ये तो प्रॉफिट की बात हो गई, ये प्रॉफिट है, ठीक है। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ये SP, तो SP क्या हो जाएगा प्रॉफिट, CP में ऐड कर देंगे प्रॉफिट। तो ऐड किया तो ये आपके पास 480 आ गया, ये ऐड किया ये 390 आ गया, ये ऐड किया आपके पास 280 आ गया। रेशियो निकालना है, 0 से 0 सब में से कॉमन कट जाएगा, ये 48, ये 39, ये 28, ये रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो एवरेज है 5 टर्म का, इतना दे रखा है, और 500 में 4 टर्म तो दे रखी है, 5वीं टर्म निकालनी है। तो टोटल कितना आएगा, 5 को 4 40 से मल्टीप्लाई किया, आपने कहा 200। सभी संख्याओं का टोटल 200 है, और ये आपके पास इक्वल होगा किसके, 50 + 52 + 35 + 46 और प्लस x। ये x आपको निकालनी है, ये 5वीं टर्म। तो इन सबको जोड़ा, 6 5 11 और 2 13, 3 और 4 और आपका 13, 4 1 5 3 8 5 13 और 5 कितना 18, ये 183 हो रहा है। 200 में से 183 माइनस करोगे, आपके पास x की वैल्यू 17 आ जाएगी, 17। बात क्लियर है यहाँ तक। ये देखो मैथ सेक्शन का ये लास्ट सवाल है आपका। इसमें बोला है आपसे एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ डेयरी मिल्क और 5 स्टार और स्नीकर्स का टुगेदर इक्वल टू द नंबर ऑफ द चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द गिवन टाइप्स। तो सबसे पहले देखना है इनका 3 का एवरेज देखना है, डेयरी मिल्क का, 5 स्टार का, स्नीकर्स का। ये डेयरी मिल्क, 5 स्टार, स्नीकर्स ये हैं, ये 25 है, ये 20 है, ये 15 है। इन सब का एवरेज निकाला तो टोटल निकालते हैं पहले। 5 5 10, 2 2 4, 1 5 और 1 6। एवरेज निकालेंगे, 3 से डिवाइड किया, आपके पास आ गया 20। अब ये 20 किसके इक्वल है यही आपको चेक करना है। 20 देखिए ये 5 स्टार चॉकलेट के इक्वल है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे बताना था कौन सी टाइप के इक्वल है, तो 5 स्टार के इक्वल है ये। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन कवर होते हैं इस तरीके से। इसके बाद में रीजनिंग का सेक्शन देखिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। पहला है देखिए सम x r m, और दूसरा है आपका आल W R X। तो कुछ x m है, तो ये कुछ x बनाया मैंने और ये m है, तो यहाँ पर ये पहला रिलेशन बनेगा। दूसरा देखिए ऑल W और X, तो W इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंदर ही। कंक्लूजन में देखिए सम m r नॉट W। देखिए नोट की तो बात हो ही नहीं रही है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। और नो W इज़ m, इसमें भी नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। सम m r नॉट x, सम m r नॉट x, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट जो दे रखे हैं, जो यहाँ पर स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन दे रखे हैं तीनों, ये गलत है। तो नन ऑफ कंक्लूजन फॉलो, तो ये पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एक और सवाल देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला। इसमें बोला है ऑल स्वीट्स, सभी मिठाइयाँ फूड खाना है, ठीक है।
तो ये आपका बनाया सभी मिठाइयाँ, यहाँ पर ये मिठाइयाँ बना दी, स्वीट फूड हैं, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा देखिए ऑल फूड आर हेल्दी, तो हेल्दी सबसे बाहर आएगा, इसके अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे। अब देखिए कंक्लूजन, ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, बिल्कुल सही बात है, ये इसके अंतर्गत ही आ रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए सम हेल्दी आर स्वीट्स, सम हेल्दी आर स्वीट्स, ये भी आपका जो कंक्लूजन है ये दोनों सही है यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला, इसमें बोला है रेस्ट्रिक्ट को आपका इस तरीके से कोड किया गया है और स्टार्टिंग को यहाँ पे इस तरीके से डिकोड किया, माउंटेन को ये डिकोड किया है। तो आपको देखना है एनवेलप को कैसे बनेगा, तो इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये जो वर्ड है ना इसमें रेस्ट्रिक्ट, तो इसमें भी ये जो आपके पास लेटर्स हैं ये कुछ चेंज नहीं किए हैं यही, लेकिन कुछ इनका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे बदल गया, वो समझना है उससे आपको। जैसे कि लास्ट में सीटी था, इस सीटी को हम सबसे पहले लेके आ गए, ये बात तो समझ में आ गई। फिर इसके बाद में आपका यहाँ पे दो, देखो पेयर आपको दो दो का बनाना पड़ेगा, जैसे कि सीटी का बनाया, आर आई का बनाया, एस टी का बनाया, आर ई का बनाया, दो दो को लाना है। तो पीछे से सीटी को लेके आ गए आगे, फिर इसके बाद में आर आई को लेके आ गए, फिर इसके बाद में एस टी को, और फिर इसके बाद में आर ई को। तो बात समझ में आई, पीछे से दो दो को अक्षरों को उठा के आगे रख देना है। यही चीज़ यहाँ पर भी हुई है, देखो यहाँ पे एन जी को पहले लेके आ गए, फिर उसके बाद में टी आई को, फिर आपका ए आर आ गया, और फिर इसके बाद में एस टी हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे पी ई, फिर आप एल ओ, दो दो का पेयर बना के आगे लेते जाओ उनको, और ये हो जाएगा वी ई, और ये आपका ई एन। तो ये आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में दिया हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, इसमें देखिए एक चीज़ तो खास बात क्या है कि एरो की संख्या बढ़ रही है, पहले एक था, फिर दो हो गया, फिर तीन हो गया, अभी देखो चार एरो आएंगे, और इसके साथ साथ ये घूम भी रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, ये क्लॉकवाइज घूमते जा रहे हैं आपके। तो अभी क्या करना है, देखो ये ऑप्शन, कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट हट जाएंगे आपके, ये हट गया, जैसे इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करूँ तो आप यहाँ पे देख पाओ। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कौन कौन से हट जाएंगे, ये ऑप्शन आपका हट जाएगा बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे जो सभी हैं, सभी में सिमेट्री है कि सभी एरो में सेम डायरेक्शन में है, और सभी एक तरीके के एरो हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ एरो इस तरीके इधर डायरेक्शन में, किसी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ये आपके बिल्कुल सिमेट्री है इसमें, लेकिन ये वाला शेप है इसमें, देखिए यहाँ पे कुछ शेप इस तरीके से है, और यहाँ पर शेप आपकी एक को स्क्वायर की तरीके से आ गई है, यहाँ पे आपका रोटेट हुआ है ये। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, सीधा आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। ये वाला देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे बोला है कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। देखो पहले संख्या को गौर से देखो थोड़ा, कि 4 है, 4 के आगे फिर 9 हो गया, और ये 16 25, आपको देखने पर पता लगेगा कि कहीं ना कहीं किसी संख्या का स्क्वायर चल रहा है। कैसे, पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए मतलब एक संख्या उससे नेक्स्ट संख्या का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये आपका 8 का स्क्वायर है, तो अगली संख्या आएगी वो 9 का स्क्वायर आएगी बीच में। इतना तो पता चल गया। तो देखिए ऑप्शन आपका पहले और दोनों में से करेक्ट होगा, ये आप दोनों हटा सकते हो, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसके बाद में ये देखिए आई से आप जी पे कैसे पहुंचोगे, -2 किया है, डी से आप एफ पे कैसे पहुंचोगे, +2 किया, -2 +2 किया, यहाँ पे -2, एस में +2, डब्ल्यू में -2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा यू, और आर में +2 करोगे आपके पास क्या आ जाएगा टी। तो टी यू 81 टी, ये आपको बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आई। ये वाला देखो आपको इसमें मिरर इमेज चेक करनी है। तो सबसे पहले मिरर इमेज में सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है, आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, और राइट है आपका लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। टॉप बॉटम चेंज नहीं होते हैं, तो टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप कब होता है, जब आपका वो वाटर इमेज बन रहा हो। तो इस वाले केस में आपका देखिए ये वाला, ये तो एज इट इज़ कर दिया, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन हट जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन एक बहुत सही टेक्निक रहती है ऐसे सवालों में। ये वाला बिल्कुल अलग बन गया आपका। ये दो में देखिए, ये दो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। इसमें गौर करने की बात क्या है कि ये जो है ना आपका यहाँ पे, ये देख पाओगे कौन सी चीज़, ये वाला जो यहाँ पे मीट कर रहा है, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर, ये बिल्कुल इस पे एंड पे मीट कर रहा है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है ये। इसको थोड़ा सा गौर से देखो आपका, इन दोनों पॉइंट को, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को गौर से देखो आपका। तो आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये पॉइंट बिल्कुल एंड पे जाके मीट कर रहा है, और जबकि यहाँ पे जैसे इसमें दिख रहा है, और इसमें जाके आपका ऊपर थोड़ा सा मीट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, आप देख पा रहे होगे।
इसमें आपको नेक्स्ट कौन सा बनेगा ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मिड वाली वैल्यू को देखें, ये क्रॉस है आपका, ये टी है। अब टी देखो कहाँ से आया है, टी यहाँ से आया है, इस वाले कॉर्नर से आया है। ये जो इक्वल टू है ये भी इस कॉर्नर से आया है, ये आपके पास एस भी इस कोने से है। तो आपका ये रेक्टेंगल आपका कहीं ना कहीं इसमें कोने से आएगा, तो पहला ऑप्शन आप हटा सकते हो, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन में सिमिलरिटी देखिए कि ये स्टार बिल्कुल सही है सब में, ये आपका ये भी बना हुआ है। तो एक जो अलग चीज़ है वो क्या है, उसी को फिर हम यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि बाकी इसको ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। तो वाई भी आपका सभी कुछ सेम है, केवल और केवल जो डिफरेंस है वो केवल इस पोजीशन में है। तो इस पोजीशन को समझते हैं, ये कैसे आ रही है, ये इक्वल टू कैसे आया, ये आपका ये जो यहाँ वाला इक्वल टू इधर ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ वाले इस कॉर्नर से चीज़ें चल रही हैं, ये सी उधर से जाएगा, ये आपका एस उधर चला गया, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से प्लस आ जाएगा। तो आप सीधा बोल दोगे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन के थ्रू भी जाना थोड़ा सा आपका टाइम बचा देगा। तो ये वाला देखो आपका, इसमें चीज़ें चल रही हैं कि ये आपका 12 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका 15 का स्क्वायर, इन दोनों में डिफरेंस 3 का है। यहाँ पे देखा इसको, ये आपका 13 का स्क्वायर, और ये आपको 256, ये आपका 16 का स्क्वायर, इन दोनों में भी डिफरेंस कितने का, 3 का। तो 3 का डिफरेंस है और स्क्वायर वैल्यूज हैं। ये आपका देखिए ये 19 का स्क्वायर होता है, और इससे 3 डिफरेंस कम होना चाहिए, ये 3 वैल्यू कम होनी चाहिए। तो -3 करेंगे तो आप कह दोगे कि 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें आपको बताना है जैसे पीजी से आपका वीएम बन गया है, एबी से क्या बनेगा। तो ये आपका पीजी लिखा, और इससे देखिए वीएम कैसे बनाए। पी की पोजीशन होती है 16, और 16 से ही आपके पास वी पे पहुँचे, तो आपका कहीं ना कहीं +6 हुआ है। जी आपका 7 होता है, और 7 से आप यहाँ पे 13 पे पहुँचे हो, तो यहाँ पे भी +6 हुआ है। तो इसमें भी आप +6 किया, तो ए में +6 करोगे तो आप जी पे पहुँचोगे, 7 हो जाएगा। बी में +6 किया तो आपके पास एच पे पहुँचोगे, तो जी एच आपके पास बनेगा यहाँ पे। आगे देखो ये कैसे लिखा है आपका फेंट। इसको गौर से देखा तो इसमें पोजीशन क्या है, देखो जो पोजीशन है ना इनकी, वो कहीं ना कहीं उसको अपोजिट लिख दिया। कैसे, एफ की पोजीशन क्या है, 6 होती है, तो 6 को पीछे ले गए, ए का 1 होता है, फिर यहाँ पे आ गया आई, ये 9 पोजीशन पे आ गया, ये 14 और ये 20। तो इस तरीके से चला है। अब यहाँ पे इसको देखो, ये ई का 5 होता है, तो जो सबसे पीछे है उसको सबसे पहले लिख दिया 5, फिर एम का 13, फिर आर का आपका 18, फिर जी का 7। तो आप सबसे पीछे से स्टार्ट कर दो। एल का आपके पास होता है कितना, 12, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, और पी का होता है 16। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चंस में क्या है कि आपको ये वैल्यूज हैं इनकी, प्लेस वैल्यूज जितनी फ्रिक्वेंट, जितनी अच्छे तरीके से याद होंगी, जितनी जल्दी आप इनको लिख पाओगे, उतना ही जल्दी आपका ये क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंटरचेंज करना है इन दोनों वैल्यूज़ को, 44 और 19 को, और चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये वैल्यूज़ इंटरचेंज करते हैं। तो पहली वैल्यू 203 प्लस 44 को 19 लिख देना है, -27, और आपके पास ये कितना हो जाएगा फिर, इंटू 44, इसको बदलना है ना आपका, ये आपके पास 11 डिवाइड किया, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, आपको हो गए 27 दूना 54 और 108, इसमें से 108 माइनस किया, तो ये आपके पास 5 और यहाँ हो जाएगा 1, तो ये 9, 95 में आपके पास 19 जोड़ा, तो आपके पास सीधी वैल्यू बन रही है 114, जो कि आपका इधर भी दिया हुआ है RHS में। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरे को चेक कर लेते हैं। 9 और इंटू 572, और डिवाइड करना है इसको, 19 को बदल देना 44 से, -44 को बदल देना 19 से, +4 सॉल्व किया इसको। 44 का डायरेक्ट इसमें भाग दे सकते हो, या फिर एक एक करके दे लो। 11 से जाएगा 4 बार, 11 से दिया 55, और 11 से 2 बनेगा ना, तो 11 दूना 22, 4 का दिया 13 और 13 नंबर 117, ठीक है। यहाँ तक 117 में से आप 19 माइनस करोगे, तो और उसके बाद में 13 नंबर 117 और 4 कितना हो जाएगा, 121, और 121 में से आप 19 माइनस करोगे, तो आपके पास वैल्यू बन रही है वो आपके पास 102 बन रही है, जो कि यहाँ पे गलत है। तो पहला ऑप्शन ही जो आपका सही है, दूसरा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर देखो आप कैलकुलेशन आपको खुद से भी करना है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई गलत हो जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें आपसे बोला है
सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, कैसे करना है देखिए। 4 मेल हैं P1 P2 P3 P4 सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवार्ड नॉर्थ, और 4 इस तरीके से फीमेल हैं A1 A2 A3 A4, और ये आपके पास फेस कर रही है किनको, मेल कैंडिडेट को, P1 P2। अब इनके आगे कुछ रिलेशन है। तो पहले तो एक चीज़ समझ में आ गई आपको, जो मेल हैं वो कौन है आपके पास, P1 P2 P3 और P4, और इनके बारे में पोजीशन कुछ इस तरीके से है कि ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और ये फीमेल कैंडिडेट हैं ऊपर, ये नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे इनको जमाते हैं, यहाँ पे तो मेल कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आपके पास ऊपर वाली लाइन में वो फीमेल कैंडिडेट है। अब इनको जमाते हैं किस ऑर्डर में, P1 P2 सिट एट द एंड ऑफ द, एंड पर बैठते हैं। ये P1 हो सकता है यहाँ पर, या P4 हो सकता है। इस वाली पोजीशन पे P1 हो सकता है या P4 हो सकता है, लेकिन पता नहीं है दोनों की पोजीशन, तो इसलिए हमने दोनों लिख दिया। A3 एंड P2 फेसिंग ईच अदर। A3 के बारे में बोल दिया है कि ये P2 को फेस कर रहा है, तो ये पेयर को थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं। A4 इज़ द सेकेंड, इसको समझो थोड़ा सा। A4 इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द A3। एक चीज़ और बोलिए आगे कि P4 इज, देखो आपको कुछ अगर उससे कुछ डिटरमाइन नहीं हो तो आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और आगे बोला P4 इज फेसिंग A1, तो एक और चीज़ बोलिए कि P4 आपका A1 को फेस कर रहा है, और A1 और A4 हैं एट द एंड्स, तो A1 या A4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी A1 या A4 आएगा, ये भी पता नहीं है कहाँ आएगा। एक चीज़ जो बोली है यहाँ पे ये समझने की है कि जो A4 है वो सेकंड है टू द लेफ्ट ऑफ A3, लेफ्ट ऑफ A3, तो A3 का बायां चलना है, तो A3 का बायां है वो कौन है, A4 है, और उससे सेकंड पोजीशन पे, तो A3 का बायां, तो आप सीधा यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो A3 यहीं पे होगा आपका, तभी उसका सेकंड पोजीशन पे बायां यहाँ पे आएगा A4, तो आपकी ये पोजीशन फिक्स हो गई A4 की। और A4 की जैसे पोजीशन फिक्स हो गई आप कह दोगे सीधा, देखो इसको दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ, तो इसकी पोजीशन जैसे ही A4 की फिक्स हुई तो आप सीधा ये बता दोगे कि ये यहाँ पर A1 होगा, और A1 जैसे ही पता चला तो इसकी पोजीशन के सामने कौन रहेगा आपका P4, तो यहाँ पे आप बता दोगे कि ये P4 रहेगा, और यदि ये P4 है तो आप इसको बोल दोगे कि ये P1 रहेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद में आगे बोला है कि A3 P2 को कर रहा है, ये तो फिर यहाँ पे P2 हो जाएगा। अब जो बचे हैं उनको लिख दो आप, P1 P2 P3, यहाँ पे P3 है, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि A4 फेसिंग P1, ये बात सही है क्या, A4 फेसिंग P1, बिल्कुल सही बात है। अगला बोला P4 जो है वो सेकंड है टू द लेफ्ट मेल, आपका जो फेस कर रहा है A2 को। समझो, जो A2 को फेस कर रहा है, A2 को फेस कौन कर रहा है, P2, इसके लेफ्ट में आपका सेकंड P4 है, बिल्कुल सही बात है। इसके लेफ्ट में सेकंड में P4 है, तो दोनों स्टेटमेंट है वो आपके यहाँ पे सही है। अगर ये आपका सही से जम जाता है फिर आपके यहाँ जो आंसर निकले वो बिल्कुल सही से ही निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो, एम्बेडेड फिगर का है, ये आपको पता करना है कि ये कहाँ पर इसमें छुपा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज़ है, ये ऊपर इस तरीके से बना हुआ है, तो और एक पोर्शन आपका नीचे है, तो ये आकृति फिक्स करके देखनी है। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बना हुआ है और ये एक ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ये सेट नहीं हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल है अलग ही हो जाएगा इसमें। इधर ये भी नहीं है क्योंकि ये वाला एरो आपका नीचे बन रहा है, तो एक केवल और केवल इसमें आपका यहीं पर ये सेट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सीरीज को देखिए, जी से के बना है, कैसे बना है देखो, जी में कितना ऐड किया, +4, के में +4 किया, ओ बन गया, और ओ में +4 किया, आपके पास एस बन गया। तो +4 करना है, तो एस में +4 किया, 19 है, 19 में +4 करोगे तो आपके पास 23, तो आप कह दोगे डब्लू आ जाएगा। इसके बाद में एफ से आपके पास आई, एफ 6 होता है, आई आपके पास 9 होता है, तो +3 किया है, और आई से आपके पास एल पर पहुँचे, इसमें भी +3 किया है, एल से ओ पर पहुँचे, इसमें भी +3 किया है, और ओ से आप +3 करोगे तो ओ 15 होता है, +3 किया, आप कहोगे 18 पर पहुँचे, तो 18 पर क्या होता है आपके पास आर होता है, ठीक है, तो डब्ल्यू आर आंसर आ जाएगा। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, 5 लोग हैं PQRST और एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और सभी नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। इसके बाद में
पहले बना लेते हैं 5 लोग यहाँ पर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आगे बोला क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। क्यू के लिए बोल दिया है सिंपल कि ये तुरंत लेफ्ट में है एस के, तो ये क्यू एस हो जाएगा। ओनली 3 पीपल बिटवीन बैठते हैं किस किस के बीच में, आर और टी के बीच में। ये आर और टी है, इनके बीच में ये 1, 2 और ये 3 लोग बैठते हैं। पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द, आपका यहाँ पे टी दिया हुआ है, पी और टी का यहाँ पे पेयर दिया हुआ है, तो ये पी है वो इमीडिएट लेफ्ट है टी का। तो इस तरीके से ये बनाना है। अब देखिए पी अगर इमीडिएट लेफ्ट है टी का, तो यहाँ पे इस पोजीशन को देखिए, टी को आपको यहीं पे बैठाना पड़ेगा क्योंकि इसके लेफ्ट में तभी आ पाएगा। अगर यहाँ पे टी को यहाँ बैठा दिया तो लेफ्ट में पी चला जाएगा, तो ये बनेगा नहीं। तो ये अगर आपका यहाँ पे टी फिक्स हो गया तो इनके बीच में 3 व्यक्ति और हैं, तो टोटल तो 5 ही हैं, तो आप सीधा बोल दो कि यहाँ पे आर आ जाएगा। और ये इसके तुरंत बाद में पी बैठाना है, तो आप यहाँ पे पी बैठा दोगे। अब इसके बाद में क्यू और एस का तो पेयर बना ही हुआ है, तो ये क्यू और एस है। आपसे बोला है कि मिडिल में कौन बैठा है, तो आप सीधा बता दोगे कि एस बैठा हुआ है, तो ये आपका बन गया। तो इस तरीके से जो भी रिलेशन देख रखा है उसको आपको अलग से लिख भी लेना है एक बार। ये वाला देखो, आपको इसमें मिरर इमेज देखना है तो ऊपर का नीचे कर देना है, सिंपल। बायां का दायां नहीं करना है, इसमें ऊपर का नीचे करना रहता है। तो सीधा आप वैल्यूज़ यहाँ पे ये आप देख के इमेज बता सकते हो, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा। कुछ ऑप्शन जो एलिमिनेट होते हैं उनको हटा सकते हो बाकी थोड़ा फास्ट करने के लिए। तो देखिए ये वाला पोर्शन है, ये आपका पहले वाले में क्या कुछ अलग आया, ये बिल्कुल सही है आपका, ये भी सही पोजीशन पे है, ये भी सही था, ये भी सही है, ये भी सही है। और आपका इसमें ये जो बना दिया इन्होंने 2 को, ये 2 को गलत बना दिया, ठीक है। 2 को कुछ इस तरीके से बनाना, 2 को उधर कर दिया ये वाला पोर्शन, तो ये अलग हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरीके से ये भी आपका यहाँ पर इसमें जो किया ये 6 का अलग कर दिया। और इस वाले पोजीशन में जो लास्ट वाला सवाल था इसमें आपका इन्होंने जो अलग किया है वो आपका 5 को कर दिया, ठीक है। ये भी 5 आपका इस तरीके से नहीं बनेगा, तो केवल ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखो आप 17, इसमें आपसे बोला है इससे ये बना है, तो ऐसा कौन सा रिलेशन है इसमें आपको चेक करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें जो ये टी है ना, ये ट्रैक जो लिखा हुआ है इसको उल्टा किया गया है कहीं ना कहीं। यहाँ पे टी का रिलेशन आर से है, जैसे कि टी आर ए सी और ये के, और ये आई ए वाई पी आर। तो इसमें से देखो ये लास्ट से चलो, आप लास्ट में से 2 माइनस करो तो ये आई बन जाएगा, इसमें 2 माइनस करो सी में ए बन जाएगा, ए में 2 माइनस करो आप इस पे पहुंच जाओगे वाई पे। आर आपके पास 18 होता है, 2 माइनस किया 16 पर पहुंच गए। टी आपके पास 20 होता है, 2 माइनस किया 18 पर पहुंच गए, और उल्टा कर दिया। सिंपल बात समझ में आई। तो ऐसे ही इनको करना है आपको। डी में से 2 माइनस किया आपके पास, तो पहले बी आ जाएगा, स्टार्टिंग में बी आएगा। एन दे रखा तो ये वैसे ही हट गया, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखो डब्ल्यू में से 2 माइनस किया यू पहुंच जाएगा आपके पास, ए में से 2 माइनस किया वाई, और आर में से 2 माइनस किया पी, और टी में से 2 माइनस किया आर, और एस में से 2 माइनस किया आपके पास क्यू। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी का ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हो, यही आपका यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 7 एथलीट हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। ई के लिए बोला है ई इज़ अहेड ऑफ ए बट बिहाइंड एफ, तो ये रिलेशन को आप लिख लो अलग से। ई के लिए बोला है कि ई आगे है ए से लेकिन एफ से पीछे है, तो ये अलग से लिख लिया हमने। डी इज़ अहेड ऑफ ओनली 2 एथलीट, तो 7 को पहले यहाँ पे बनाया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। डी है वो केवल 2 एथलीट से आगे हैं, तो ये 1 ये 2 और यहाँ पे आपका डी, ये डी लिख दिया हमने। जी इज़ रनिंग लास्ट, तो आपका जी यहाँ पे आ जाएगा। और सी इज़ रनिंग बिहाइंड ओनली 2 एथलीट, सी केवल 2 एथलीट के पीछे भाग रहा है, तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ये बात क्लियर है। एफ इज़ नॉट द फर्स्ट, तो एफ को है ना आपको यहाँ पे नहीं लिख सकते कि एफ आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दो, एफ यहाँ पे नहीं आएगा पहली पोजीशन पे, तो एफ कहाँ आएगा आपके पास। तो बाकी ये सेट कैसे होंगे, तो आपको एफ को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर आपके पास यहाँ पे ई हो जाएगा सेट, फिर आपके पास यहाँ पे ए सेट हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। और यही पोजीशन बचती है आपके पास। एक जो लास्ट बचा है, एक बचा है आपका, कौन बच गया, आप कहोगे कि ए बी, बी बच गया, तो बी जो बचा है केवल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इनकी पोजीशन हो गई। आपसे पूछा क्या है
कि विच एथलीट रनिंग इन द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द बिहाइंड, पीछे से चौथी पोजीशन पे कौन है, 1 2 3 4, पीछे से चौथी पोजीशन पे आपका ई है, तो आपका यहाँ पे ई आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, एक सर्टेन कोड में आपका ACD को लिख दिया 12 और आपका BE को लिख दिया 10। तो देखो इनकी प्लेस वैल्यू देखा आपने 1, और इसकी हो जाएगी आपके पास 3 और इसकी 4। देखो सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12 बन रहा है। ऐसे ही इसमें किया 2 5 और 1 मल्टीप्लाई किया आपके पास 10 बन रहा है। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके ये लिखा हुआ है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 7, मल्टीप्लाई किया 21 पंजे 105। ठीक है। ये वाला देखो, इसमें क्या किया है कि ये जो आपका लिखा हुआ है इसको इस तरीके से लिख दिया और ये सेटिस्फैक्ट्री को इस तरीके से लिख दिया। तो ये बताना ये कैसे लिखा जाएगा, गौर से देखो इसको। इसमें क्या किया है कि आपका ये जो वर्ड है यहाँ पे, इनको थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये BB ये आपका डबल B ये रहा, और इसको CO, ये CO आपका यहाँ पे ये रहा, और दूसरी चीज़ आपका LEST आपका ये रहा। तो मतलब कहने का क्या है कि 4 को यहाँ पे एक साथ लिया है, जैसे कि COBB, तो 4 को पकड़ा और फिर उनको उल्टा कर दिया COBB। तो इसको क्या किया BBOC, फिर LEST को पकड़ा फिर इसको उल्टा कर दिया, तो क्या हो जाएगा TSEL। ठीक है। और फिर इनको लास्ट को 4 को पकड़ा फिर इनको उल्टा कर दिया SENO। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। तो इसमें भी ऐसा ही चीज़ करते हैं। तो 4 को पकड़ा तो पहले उल्टा कर दो इनको HCAT, इसके बाद में ये 4 लिए अगले वाले यहाँ पे YCAR, तो RACY। ठीक है। और लास्ट में जो 4 बचे हैं SAID, ये आपके पास बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये वाला सवाल देखो मिरर इमेज का है। इसमें देखिए ये जो डी शेप बना हुआ है ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने है। ठीक है, ये डी वाली शेप है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ऑप्शन भी इसी तरीके से होंगे आपके। तो ये देखो आमने सामने नहीं है, ये हट जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आपका टॉप रहेगा, बॉटम रहेगा। तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल इसके नीचे वाला पास में रहेगा, तो ये बिल्कुल पास में है। और ये आपका यहाँ पे अलग हो गया ये वाला केस, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट होगा। ये वाला देखो, इसके बाद में 22 में आपसे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। देखिए इसमें 8 9 5 और आगे वैल्यू बन गई 16 27 और 25, और फिर बन गई ये वैल्यूज आपके पास 32 81 और 125। तो इसमें क्या है कि 3 सीरीज़ आपके पास चल रही हैं। 8 9 5 को पकड़ो आप, 8 9 और 5। 8 से आपके पास 16 आ गया है, 9 से आपके पास कितना आ गया है 27, और 5 से कितना आ गया आपके पास 25 आ गया है। यहाँ तक बन गई ये दूसरी सीरीज़। तीसरी सीरीज़ पे आओ अब, इसमें क्या हो गया, ये 32 हो गया है, ये आपके पास 81 हो गया है, ये 125 हो गया है। समझ पा रहे हो? अब इसका क्या करना है, जस्ट डबल करना है, ये 64 हो जाएगा। ये आपके पास इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप कहोगे कि ये कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। इसमें 5 से कर देना, ये 5 की सीरीज चल रही है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 625। आपके पास जो अननोन 2 वैल्यूज़ हैं ये वाली हैं, तो ये 64 और 625, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखो, इसमें ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या लिखा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि ये 13 है, ये 13 जो ऑपरेशन लगाई गई है पूरे नंबर मतलब 13 पर ही लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि इसको 1 को अलग और 3 को अलग ट्रीट करना है। ठीक है, 1 और 3 पर अलग अलग कुछ ऑपरेशन लगाए, ऐसे नहीं है। सिंपल ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको 13 जैसे लिखा हुआ है तो इसको कंप्लीट 13 ही मानना है। तो अब जैसे कि इसमें 12 और 8 से 16 कैसे बनेगा, देखो 12 और 8 का माइनस किया, डिफरेंस निकाला तो आपके पास 4 आया। 4 से 16 कैसे बनेगा, आप कहोगे 4 का स्क्वायर कर दिया। ऐसे स्कोर देख लो एक बार कि 22 में से 10 माइनस किया आपके पास 12, और 12 का स्क्वायर किया आपके पास 144। तो मतलब डिफरेंस किया है फिर उसका स्क्वायर कर दिया। देखो डिफरेंस किया आपके पास और माइनस किया इसमें से, तो आपके पास 8 आ रहा है। 8 का स्क्वायर किया 64, ये नहीं होगा। माइनस किया 6 का स्क्वायर 36, ये नहीं होगा। 12 का स्क्वायर 144, ये भी नहीं होगा। 18 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इसके बाद में ये देखो 24,
इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। देखो डिफरेंस देखिए, क्योंकि वैल्यूज ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं तो डिफरेंस लेके करते हैं। डिफरेंस निकाला, पहले 8 आ रहा है, इसका डिफरेंस निकाला 9 आ रहा है, इसका डिफरेंस निकाला 10, फिर डिफरेंस 11। तो देखिए एक एक डिफरेंस बढ़ रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी +1 करते हैं, 11 में 12, तो 12 ऐड कर देते हैं, एक किया इसमें तो ये 12, तो यहाँ पे 12 ऐड किया इस सीरीज़ में तो 67 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ये रीजनिंग का आपका लास्ट सवाल है। इसमें बोला है कि इंटरचेंज करना है और 20 और 10 को, फिर देखना क्या बनेगा। तो ये 10 की जगह 20 और +30 -5 इंटू 20 की जगह 10 और डिवाइड बाई 2। तो सॉल्व किया, ये 20 30 50 और इसमें इसका भाग दिया तो आपके पास कितना बनेगा, 5 25, 50 में से 25 जाएगा तो आपके पास 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ईडियम से पूछा गया है, इसका मीनिंग आपको बताना है। वंस कप ऑफ टी। तो कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ने पर तुरंत पता भी लग जाता है कि हाँ इसका मीनिंग इसके अराउंड हो सकता है, ऑप्शन के थ्रू आपको पढ़ने पर। तो आपको यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा, वंस चोजन और प्रेफर्ड थिंग। ये पहला क्वेश्चन होगा आपका। और जो सेकंड क्वेश्चन में आपसे एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम देखिए पहले किसका बताना है आपको। ये जो ब्रैकेट में बंद है ना, आपको इसको बताना है कि इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट होता क्या है बेसिकली, इसको समझिए थोड़ा। देखो प्रोविडेंट होता है जो कम खर्चा करता है, वो आपका प्रोविडेंट होता है। और इसमें आगे IM लगा दिया, ठीक है। तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो ज़्यादा खर्चा करने वाला व्यक्ति है, जो आपका फिजूल खर्ची जो ज़्यादा करता है, तो उसको बोल देंगे इम्प्रोविडेंट। ये इम्प्रोविडेंट उसके सेंस में है। तो ये बात समझ में आई। तो इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूँगा तो इम्प्रोविडेंट का, तो मतलब ज़्यादा खर्चे करने वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बहुत पैसे बचाता है, ठीक है। तो इस बचाने के सेंस में, जो पैसे बचाता है, तो उसके सेंस में एक ही वर्ड आता है आपका थ्रिफ्टी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है इसके लिए। और बाकी शब्द को भी आप देख सकते हो। टार्डी, टार्डी का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि बिल्कुल जो स्वस्थ सा रहता है, उसके केस में आपका टार्डी रहता है। क्यूरियस आपका रहता है बहुत सजग। हंग्री तो आपका एक नॉर्मल सा वर्ड है, जैसा आपको पता ही रहता है, जो बहुत भूखा रहता है, वो हंग्री के सेंस में आपका मीनिंग रहता है। इसके बाद में आगे बढ़े, ये वाला देखो। इसमें बताना है आपको कौन से पार्ट में आपका एरर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर एरर नहीं है तो नो एरर पे टिक करना है आपको। व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुएंसेस। तो समझिए इसमें क्या चीज़ें चलने वाली हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा हुआ ना, इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस। तो अब ये हार्डली जो आपका हार्ड वर्ड होता है, ठीक है, हार्ड, और हार्ड में LY आपने जैसे ही लगाया तो आपके पास ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, ठीक है, एडवर्ब बना दिया। तो एडवर्ब बनने के बाद में यहाँ पे इसका सेंस बदल जाएगा, जबकि यहाँ पे आपको चाहिए इट इज़ हार्ड, ठीक है, इट इज़ हार्ड होना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। जबकि ये क्या लिखा हुआ है, इट इज़ हार्डली, एडवर्ब के सेंस में। तो इसमें ही आपके पार्ट में एरर हो जाएगा, इट इज़ हार्डली नहीं आएगा यहाँ पर, इट इज़ हार्ड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। आपको दिया है रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। तो सीधा दिख रहा है आपके पास यहाँ पे ये 425% में एरर है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला माई फादर आस्क्ड मी टू कीप काइट। तो ये सिंपल सा एक आप जनरली पढ़ते हो तो उसमें भी आता है कि कीप क्वाइट। तो अब यहाँ पे क्वाइट की अलग अलग फॉर्म दे रखी है, तो इसमें आपको कौन सा समझना है। अब ये शांत रहने के केस में है, तो ये वाला आपको मीनिंग याद होना चाहिए, QUIET। ये आपका क्वाइट है जो यहाँ पे यूज़ होगा, और ये वाला क्वाइट और ये वाला क्विट, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये लास्ट में देखिए, ये क्वेंट, इसका मतलब हो जाता है जैसे कुछ अनफेमिलियर, अनयूजुअल, कुछ विचित्र सी चीज़ होती है, उसको आप क्वेंट बोलते हैं। ये क्विट होता है आपका किसी चीज़ को लीव करना, किसी चीज़ को छोड़ना, उस सेंस में आपका ये क्विट आता है, ठीक है। और ये क्वाइट आपका एडवर्ब की तरह वर्क करता है। तो ये सब की मीनिंग अलग अलग है यहाँ पर, और ये क्वाइट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका सेंस दे रहा है शांत रहने के सेंस में। इसके बाद में आपसे नेक्स्ट में एंटोनिम पूछा है पेरिलस का। तो समझिए सबसे पहले, पेरिलस होता है आपके पास कोई चीज़ है जो आपके पास बहुत ज़्यादा डेंजरस है, को खतरनाक टाइप की है, तो उस सेंस में आपका पेरिलस यूज़ होता है। इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो
इसका एंटोनिम जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सेफ है, तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी वर्ड को पे आप देख सकते हो। और वर्बोस का मतलब हो जाएगा आपके पास शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, जैसे कोई वर्ड ही है, बहुत ज़्यादा शब्द यूज़ कर रहे हैं, मोर वर्ड्स, तो उस सेंस में आपका वर्बोस यूज़ होता है। अनस्टेबल एक नॉर्मल सा वर्ड है, कोई चीज़ जो स्टेबल नहीं है, अस्थायी हिंदी में बोले तो। क्रूअल आपका जो निर्दयी टाइप का जो होता है वो उसको आप क्रूअल बोलते हो। तो इसके बाद में ये वाला देखिए 7, इसमें बोला है कि ही क्लेम्स टू बी द, आपका इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसको, और किड इन द स्कूल। इसमें क्या आएगा, देखिए अलग अलग फॉर्म दे रखी है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। तो आपने डिग्रीज पढ़ी हैं, तो अब देखिए यहाँ पे दा लगा हुआ है, तो दा किसके सेंस में लगता है आपके पास, सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो स्मार्ट टेस्ट आ जाएगा। स्मार्ट की सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो स्मार्ट टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन जब सबसे बेस्ट बताया जाए तो आपका स्मार्ट टेस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री। दो के बीच में कंपैरिजन हो तो स्मार्टर आएगा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है आपसे मैनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा आप इतना ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो आपने पढ़ा है टू ठू का वाला, ठीक है। ये पेयर होता है, टू ठू का हो गया। सो का पेयर किसके साथ होता है, दैट के साथ होता है। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सो पुअर लिखा हुआ है और आगे टू लिखा हुआ है, तो टू पुअर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसको करेक्ट करोगे आप। तो सच का पेयर आपके पास दैट से होता है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, टू पुअर आपका सही होगा। इस वाले में देखिए स्पेलिंग आपको बतानी है, कौन सा यहाँ पे मिस स्पेल्ट वर्ड है उनको सही करना है, जिसमें किस में आपके पास सब सही है। देखो ये सब अलग गलत हैं, सरली, सरली, श्योरली आपका सही होता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ये दोनों अभी तक तो ठीक है, आगे देखो बाकी कौन सा गलत है। ये आपका लास्ट में गलत लिखा हुआ है, ये सही स्पेलिंग इसका ये हो जाएगा, तो ये मास्टर। लास्ट में चलें क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो इसमें बोला है कि ए बुक दैट कंटेंट्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, बहुत सारी विषयों के बारे में जो जानकारी रखे, तो उसको आप क्या बोलोगे। तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, कई बार ये रिपीट भी हुआ है, एनसाइक्लोपीडिया, इसको याद कर लो। अब मनुस्क्रिप्ट क्या होता है, मनुस्क्रिप्ट होता है रिटन बाई हैंड, जो हस्तलिपि होती है उनको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं आपके पास। इसके बाद में ये देखिए थेसेरस, ये क्या होता है बेसिकली अबाउट एनी पर्टिकुलर फील्ड, तो वो आपका जो ऐसी बुक उसके बारे में बताए, तो वो आपका ये सेकंड टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी। डिक्शनरी आपका एक शब्दों का एक संग्रह होता है, नॉर्मल सा वर्ड है, आपको कई बार जानते ही हो, ये तो नॉर्मल वर्ड हो गया। डिक्शनरी क्या होता है, शब्दकोश हिंदी में बोले तो। नेक्स्ट देखिए आपको इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम देखिए क्या बोला है आपको, सेंटेंस में यूज हुआ है इसका, मोर एनलाइटन्ड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। तो एनलाइटन्ड बेसिकली होता क्या है, एनलाइटन्ड का मतलब जो जिसको बहुत सब चीज़ें पता है, प्रबुद्ध है, ज्ञानी है, इस टाइप का, इस सेंस में आपका एनलाइटन्ड यूज़ होता है। तो इसका एंटोनिम हम निकालेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज टाइप का है, परप्लेक्स्ड है, कन्फाउंडेड है, तो ये सभी इसके क्या होते हैं, एंटोनिम होते हैं। कन्फाउंडेड आपका हो जाएगा। एजुकेटेड आपका इसी सेंस में ही है, एनलाइटेड की सेंस में ही, जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। सिविलाइज्ड भी ऐसा ही सेंस दिखता है आपका। रीजनेबल यहाँ पे अलग हो जाएगा, रीजनेबल एक अलग ही सेंस हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई। ये देखिए नेक्स्ट, इसमें आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम आपको दिया हुआ हेस्टी। हेस्टी क्या होता है, बेसिकली कोई चीज़ जल्दबाजी में की जाती है तो उसको हेस्टी बोलते हैं। तो अब इसके लिए ये भी टर्म यूज होती है, एक्सपेडिटिशियस, ठीक है। तो आपका ये टर्म बिल्कुल इसके लिए सही है, सिनोनिम है। रेस्ट्रिक्टेड, कोई चीज़ के लिए मनाही है तो उस टाइप में रेस्ट्रिक्शन यूज़ होता है आपका। लेड बैक, लेड बैक क्या होता है, आपका कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, शांत है, तो उस सेंस में आप लेड बैक यूज़ करते हो। लॉक्ड क्या होता है, लॉक्ड एक सिंपल सा मीनिंग है, कोई चीज़ को बंद कर रखा है, ठीक है। ये वाला देखो नेक्स्ट 13, वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड ए मेटेलिक टेस्ट। तो इसमें देखिए क्या आएगा आपके पास, अगला देखिए वाज कूलिंग एंड हैव, तो अब देखिए वाज भी लिखा हुआ है, हैव भी लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पास्ट के बारे में बात करें तो हैड आना चाहिए। वर और हैव लिखा हुआ है, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा, इस तरीके से ये भी सेंस नहीं दे रहा। जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। देखिए इनकरेक्ट आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो देखिए परसीव तो आपको बिल्कुल सही है, परसीव आपको पता है। रिसीव स्पेलिंग इस तरीके से ही होती है, रिसीव का हो गया, परसीव का हो गया। पिजन यानी कबूतर, तो इसकी स्पेलिंग भी आपके पास बिल्कुल सही है, PIGEON। तो ये स्पेलिंग भी आपके पास सही है। पैसिव एक्टिव वो वाला, ये भी ठीक है।
पर टर्म की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। ये जो सही मीनिंग है आपका, करेक्ट जो स्पेलिंग है इसका, ये होता है PERTURB। ठीक है, इसको ध्यान रखो थोड़ा सा, ये यू आएगा यहाँ पर, तो PERTURB। और परटर्ब होता क्या है बेसिकली, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अनसेटल है या फिर पजल्ड है, बहुत परेशान टाइप की है, तो उसको क्या बोलेंगे, परटर्ब। ये बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। ये देखो, च्यू द सीनरी, इसका मतलब क्या होगा, तो टू एक्ट ओवरली इमोशनल। ठीक है, तो उस सेंस में आपका यूज़ होता है, वो एक्सेसिव इमोशन आप दिखा रहे हो, डिस्प्ले एक्सेसिव इमोशन, बहुत ज़्यादा इमोशनली है, तो वो आपका इस सेंस में आपका इस इडियम का मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है आपको इसमें, बैनिंग फूड एंड बेवरेज इज़ नॉट डिज़ायरेबल नॉर। देखो इतना देखते ही आप तुरंत बता दोगे, नाइदर नॉर का आपका पेयर होता है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आइदर और का पेयर होता है। तो ये दो पेयर होते हैं, इनको आप याद रख सकते हो, NEITHER, नाइदर, और एक आइदर और, ये दो पेयर हैं। तो जहाँ पे भी देखें आपको इसी पेयर के रूप में ही लिखना है, ये नॉर है तो नाइदर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको एरर फाइंड आउट करना है इसमें। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दैट मैनी एनिमल्स हैव, यहाँ तक तो ठीक है, ए यूनिक लैंग्वेज ऑफ दियर ओन। अब यहाँ पे देखिए, ए यूनिक को केवल इतना देखो, ए यूनिक तो इतना, तो ए यूनिक के साथ के हिसाब से ए ठीक है, लेकिन इसको कंप्लीट देखोगे, ए यूनिक लैंग्वेजेज, तो ये आपका सेंस कोई दे नहीं रहा है, ये गलत हो जाएगा। लैंग्वेजेज है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल में ए लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो इस पार्ट में एरर है आपका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा यहाँ पर। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको देखना है कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। डिमोलिश का, डिमोलिश बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ की तबाही टाइप में, तो तोड़ फोड़ टाइप में, उस सेंस में आपका डेमोलिश यूज़ होता है। ठीक है, और अब बाकी इसके लिए जो सिनोनिम होगा वो यहाँ पे रेज हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसका सिनोनिम आपका यहाँ पे मीनिंग दे रहा है। बाकी शब्द जो भी हैं उनको भी देख लीजिए आप क्या क्या हैं। जैसे कर्टेल का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज़ को कोई रिड्यूस करना, तो उस सेंस में आपके पास जो यूज़ होता है वो कर्टेल होता है। फोर्ज, आपने फोर्जिंग सुना होगा, फोर्ज करना क्या होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में गढ़ना, जैसे कि आपके पास लोहे को जब गर्म किया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद में किसी शेप में उसको दिया जाता है, तो उसको फोर्जिंग बोलते हैं, तो उस सेंस में आपका ये फोर्ज यूज़ होता है। और रीफर्विश करना, तो रीफर्विश तो आपका एक ऐसे हो गया, किस चीज़ को नई शेप देना, नई चीज़ बनाना, उस टाइप में, उस सेंस में आपका होता है, वो रीफर्विश होता है, नवीनीकरण टाइप में। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका रेज हो जाएगा इस सेंस में। ये देखिए अगला, ए थिंग और सब्सटेंस दैट इज़ लाइबल टू कैच फायर इजीली, जो आसानी से आग को पकड़ लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल, यानी ज्वलनशील। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इनफ्लेमेबल। तो बाकी को देख लो। इनऑडिबल क्या होता है, जो चीज़ सुनाई ना दे। ठीक है, ऑडिबल जो सुनाई दे, इनऑडिबल जो सुनाई ना दे। इनकम्बस्टिबल, ठीक है, एक कम्बस्टिबल होता है जो आपके पास, कम्बस्टिबल का सेंस आपके पास, जैसे कम्बशन सुना होगा आपने, जैसे कि आपका इंजन होता है, उसमें जब पेट्रोल डीजल का क्या होता है, कम्बशन होता है। एक ऐसे फ्यूल होते हैं, वो कम्बस्टिबल फ्यूल होते हैं जो जल जाते हैं, एक इनकम्बस्टिबल फ्यूल होते हैं, उस सेंस में है ये। और एक ये एक्सटिंग्विशेबल, एक्सटिंग्विश करने का मतलब ये होता है कि बुझा देना किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ जो बुझाई जा सके, उसको एक्सटिंग्विशेबल, जैसे एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो सेंस में ये आपका यूज़ होता है। यहाँ पे जो करेक्ट होगा, जो फायर को इजीली कैच कर ले, वो इनफ्लेमेबल होगा। ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद में ये देखिए, ग्रुप ऑफ गन और मिसाइल लॉन्चर्स दैट ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। ये देखिए, ये इसका क्या मतलब होगा यहाँ पर। तो जो होता है ना आपके पास ऐसी चीज़ जहाँ पर गन और मिसाइल्स वगैरह रखी जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आप तोप खाना बोलते हो, तो इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है वो बैटरी होता है। तो बैटरी का मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे गन्स और मिसाइल्स वगैरह रखी जाती हैं। और बाकी जो वर्ड हैं उनको भी थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे क्या क्या है। सिमेट्री, तो जहाँ पे लोगों को जो मर जाते हैं उसके बाद उनको दफनाया जाता है, कब्रिस्तान, तो वो सिमेट्री है। स्केटरी क्या होता है, बेसिकली आपका कोई चीज़ जल्दबाजी टाइप में, उस सेंस में आपका ये जो वर्ड है स्केटरी वो यूज़ होता है। जो अगला है पिसॉल्ट्री, आपका ये होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की टर्म में, जो टर्म यूज होती है वो ये सॉल्ट्री होती है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे जो करेक्ट हो रहा है वो आपका बैटरी हो जाएगा।
इसके बाद में ये आपका लास्ट में एक क्लोज टेस्ट है, इसमें आपको इसका मीनिंग समझना है। उसके बाद में यहाँ पे देखना है कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएट आएगी। देखिए पहला, डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन। इसके बाद में द वे वाटर वेपर इज़ प्रोड्यूस्ड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू आप जाओगे तो एक सेकंड समझिए यहाँ पे चीज़ें क्या है कि डिफॉरेस्टेशन ट्रॉपिकल रीजन में कैन, अब यहाँ पे तो आना चाहिए कैन के बाद में क्या वर्ब आना चाहिए। अब इफेक्ट और अफेक्ट को समझिए यहाँ पे क्या आ सकता है। अफेक्ट जब मैंने आपके पास नाउन का चैप्टर डिस्कस किया था रिवीजन वाली वीडियो में, तो उसमें बताया था इफेक्ट और अफेक्ट। इफेक्ट जो होता है आपके पास नाउन की तरह ट्रीट करता है और अफेक्ट जो होता है आपके पास वर्ब की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आएगा वो अफेक्ट आएगा, ना कि इफेक्ट। जैसे कि इफेक्ट को ऐसे ही समझ लो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, तो ये सभी इफेक्ट होते हैं। टिंडल इफेक्ट हो गया, साइंस में पढ़ते हो, तो ये सब इफेक्ट होते हैं, नाउन की तरह ट्रीट होते हैं। और ये जो वर्ड आपका ये वर्ब की तरह ट्रीट होता है। यहाँ पे वर्ब चाहिए आपको और उसकी बेस फॉर्म चाहिए, तो अफेक्ट आ जाएगा कैन, क्योंकि मॉडल लगा हुआ है। द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी। आगे क्या लिखा हुआ है, कैनोपी। उसके बाद में देखिए क्योजेज रिड्यूस रेनफॉल। अब इसके बाद में क्या आएगा, देखिए आपके पास इसमें आएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन में चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था, अगर प्रोनाउन में ब्रैकेट हो, इसके पहले जो आता है वो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट है। और एंटीसीडेंट के बाद में अब क्या आएगा आपके पास, या तो हु आएगा या हुम आएगा, ठीक है। हु और हुम कब आते हैं, ये आपके पास जब लिविंग बीइंग के केस में आते हैं, ठीक है। अगर नॉन लिविंग बीइंग हो तो विच आता है, ये बात ठीक है। और हुम कब आता है, जब उसके बाद में कोई दूसरा आपका ऑब्जेक्ट दिया हो। और इसके हु कब आता है, जब आपके पास वर्ब दी हो। तो यहाँ पे हु आ सकता है, लेकिन हु इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपके पास एक कैनोपी, ओवर द कैनोपी ये लिखा हुआ है, ये क्या है आपका नॉन लिविंग बीइंग है, तो आपका क्या आएगा, विच आएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एंटीसीडेंट गायब होता तो विच एवर आता, और एंटीसीडेंट गायब तो हुएवर, हुमेवर, विच एवर, एवर लग जाता है। इस केस में आपका आएगा वो विच आएगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक। क्योजेज रिड्यूस रेनफॉल, ए 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ो, इको हाइड्रोलॉजी शोड दैट पार्ट ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट। अब देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि दैट पार्ट ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट के दैट पार्ट्स, ठीक है, प्लूरल सेंस में आ रहा है। अब ये देखो 2019 की बारे में है, ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इज का सेंस नहीं है, हैज का भी सेंस नहीं आएगा, वाज वर में से आएगा, लेकिन वाज नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि ये पार्ट्स प्लूरल का काम कर रहा है आपका। तो इसके बाद में आगे देखिए, वाज कन्वर्टेड, कन्वर्ट हो गए एग्रीकल्चर लैंड में। इसके बाद में हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर्स। तो अब देखिए ये आपके पास उसके सेंस में बोल रहा है कि वो एग्रीकल्चर लैंड है जो हायर सॉइल और एयर टेम्परेचर मतलब विदस्टैंड करता है, रखता है उस सेंस में। तो डिड तो जब आता है आपके पास, डिड तो वैसे नॉर्मली यूज़ होता ही नहीं है। डिड आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज़ होता है, जहाँ पे हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वाज वर का यहाँ पे कोई यूज़ है नहीं, ये रखने के सेंस में बात कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था, उस सेंस में क्या आएगा आपका, हैड, हैज या हैव हैड, इस तरीके से आएगा। पास्ट के बारे में बात हो रही है तो आपका हैड आ जाएगा। इसके बाद में फिफ्थ देखिए, लास्ट आपका, इसमें बोला है आपसे, यहाँ तक तो हो गया था, हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर्स। फिर इसके बाद में बोला है विच कुड ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट कंडीशन, ये ड्रॉट और एक और ड्रॉट और होता है, DRAUGHT। देखो ये मैंने नाउन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। ये वाला ड्रॉट होता है वो आपका एक गेम को रिप्रेजेंट करता है, नाउन है। और ये वाला ड्रॉट है, ये आपके सूखे वाली कंडीशन को प्रेजेंट करता है, ठीक है, एक एनवायरमेंटल सिचुएशन को बता रहा है। तो जो एक सूखे वाली कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं हायर टेम्परेचर सॉइल का और एयर का। तो ये क्या है, बेसिकली ऐसी कंडीशन को एग्रेवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ोत देते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आएगा वो आपका एग्रेवेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आई आपको। तो इसके बाद में हम लास्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं जीके सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, संतूर। तो ये फेमस नाम है, संतूर से यही नाम है, आपको याद भी रखना है, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। तो देखिए दूध और पानी इजीली घुल जाते हैं, चीनी भी घुल जाता है पानी में, नमक भी घुल जाता है। चॉक पाउडर को आप घोलोगे, घुलेगा नहीं और नीचे बैठ जाएगा पानी में नीचे, तो ये चॉक पाउडर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार किस विभाग में अप्रैल 2022 में वन हेल्थ
प्रायोगिक परियोजना यानी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो करेक्ट हो जाएगा पशुपालन और डेयरी विभाग। देखिए करना कैसे है क्वेश्चंस को आपको, इनमें जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो अभी वाले हैं उनको केवल एक रीड कर लेना है, और बाकी एग्जाम के टाइम में जो आपके नए करंट अफेयर्स हैं उनको और ऐड कर लेना है उसमें। साथ में जो बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं आपको अटपटे से लगे, तो उनको केवल एक बार रीडिंग कर लेना है, और जो कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके ध्यान से करना है, और उनको अच्छे से आपको याद करना है, मेमोराइज कर लेना है, जिससे वो आगे दोबारा रिपीट हो तो वो ईजिली आप उनको क्वेश्चन को कर पाओ। इसके बाद में ये वाला देखो, कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है? देखिए ये सब नेचुरल होते हैं, जंगल हो गया, झील हो गया, तालाब। एक बगीचा है, इसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, तो उस सेंस में आपका ये बगीचा हो जाएगा। 2011 की जनगणना से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, तो इसको आप याद ही कर लो अच्छे से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो लिंग अनुपात की जो कैलकुलेशन की जाती है 1000 पे की जाती है, तो 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? तो 940 आपका लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये वाला देखो, 2 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्न में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल के अनुसार चलती है? तो वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, वंदे भारत जो ट्रेन है वो सबसे अभी तक का रिकॉर्ड में आपका यहाँ पे करेक्ट है। 7 देखो, सरकार द्वारा यहाँ पे आएगा किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गरीबी से लड़ने के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में देखिए, निम्न में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह से भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की स्वर कोकिला, ये नाम जैसे ही आपके दिमाग में आता है तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा, लता मंगेशकर। इनके बारे में एक और जानकारी कि फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया था। इनसे रिलेटेड जो पुरस्कार हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो अब ये जो स्थान दे रखे हैं ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड ही हैं, ये आपको सभी पता होने चाहिए। सारनाथ आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो ये सभी जो नाम हैं आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को आप खाने का सोडा भी बोलते हो, तो अगर ऐसे भी पूछ ले खाने का सोडा या मीठा सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है NaHCO3। ठीक है, NaH सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, और बाकी NaSCO3 ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरी चीज़ ये आपका, ये तो देखिए NaSCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है, अलग अलग है। ये आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, तो इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? इकोनॉमी का सवाल है, और ये देखो फिक्स है, आपको याद भी होना चाहिए दोनों तरीके से। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइमिंग है आपका, ये हो जाएगा वित्तीय वर्ष के नाम से कहलाता है। ठीक है, और जैसे ही 31 मार्च से अगला नेक्स्ट फिर अगला वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है। ये वाला देखो, सेम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो देखिए बेसाल्ट है जो आपका आग्नेय चट्टान, इसका एक एग्जाम्पल है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 वो किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वाले भी पूछ लेने से 2018 से रिलेटेड पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन, इनका टाइम पीरियड दे रखा है 1265 से 1286, ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, भगवान की छाया यानी जिल ए इलाई ये टर्म है, और इनका मीनिंग होता है कि भगवान की छाया। क्वेश्चन नंबर 15, व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स यानी ये आपका किसने प्रतिपादित किया था आपका? तो इसका आंसर आपको पहले ही भी पता है, कई बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका। और 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो महाराणा दिलीप सिंह हो जाएगा इसका। और इसके बाद में बोला है नेक्स्ट सवाल में कि भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो रेगिस्तान में जो बहती है वो लूनी नदी है। ठीक है, और ये देखिए ये अच्छा सवाल है और आपका करंट का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर, कौन सा राज्य वर्ष 2023 के लिए पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपके हॉकी के विश्व कप की ये खेला जाएगा, ठीक है, 2023 में, जो चल रहा है अभी आपका, तो 2023 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीताराम येचुरी। तो ये आपके यहाँ पे नाम हो गया। 20 देखो, ओडिसी नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? नाम से भी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि उड़ीसा से संबंधित है। तो इसके बाद में 21 देखो, निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं? तो ये तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 11। और एहोल है जो किसकी राजधानी है? और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट चालुक्य। तो चालुक्यों की राजधानी थी वो एहोल था, ठीक है। कोणार्क का देखो, ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ से पूछा ही जाता है आपका, ठीक है। इसको ब्लैक पैगोडा मंदिर भी बोलते हैं और ये उड़ीसा में स्थित है। सूर्य का कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं इसको, कई नामों से जाना जाता है। उड़ीसा आपको ध्यान रखना है इसमें। ये देखिए 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसमें करेक्ट हो जाएगा सत्रिया। तो कुछ डांस की फॉर्म ऐसी हैं, तो इसमें देखो आप देख पा रहे होंगे कि इस डांस से रिलेटेड कई क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो उनमें कुछ स्पेसिफिक आपका है, तो उससे पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा गया है। सत्रिया इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये 25 क्वेश्चन जीके सेक्शन के भी कवर होते हैं और ये पूरे पेपर का आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। तो क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।